नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग सॉइल टैक्सोनॉमी और क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो मैं गौरव मिश्रा आप सभी का ई बुक चैनल पे स्वागत करता हूं। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं इसमें हम लोग क्या क्या डिस्कशन करेंगे। तो कंटेंट में दोस्तों सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद सॉइल टैक्सोनॉमी, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स, मेजर सॉइल ग्रुप ऑफ इंडिया, प्रॉब्लम्स इन इंडियन सॉइल और उसका कंजर्वेशन देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं सॉइल ऑर्डर और टैक्सोनॉमी ये सब है क्या। तो जैसा कि हम जानते हैं प्लांट हो या एनिमल सबको क्लासिफाई किया गया है, ऑर्डर रैंकिंग दिया गया है। तो वैसे भी सॉइल का भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन किया गया है, जिसमें से आता है सबसे ऊपर आता है ऑर्डर, सब ऑर्डर्स, उसका ग्रेड ग्रुप, सब ग्रुप, फैमिली और सीरीज। तो हम लोग उसमें सबसे ऊपर जो है ऑर्डर, उसको 12 मेजर ऑर्डर में क्लासीफाई किया गया है। तो हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे। तो सॉइल ऑर्डर होता क्या है, सॉइल ऑर्डर चेंज कैसे होता है उसके ऊपर देख लेते हैं। इसका मेनली रीजन होता है क्लाइमेट, टाइप ऑफ वेजिटेशन, प्रेजेंट फ्लड्स, वॉल्केनिक एक्टिविटी, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर और अदर फैक्टर्स होते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप देख लेते हैं क्लासिफिकेशन है जो सॉइल का, और टैक्सोनॉमी जो है सॉइल का, ऑर्डर, सब ऑर्डर, ग्रेड ग्रुप, सब ग्रुप, फैमिली और सीरीज। तो हम लोग ऑर्डर का बात करेंगे। ऑर्डर में 12 जो मेजर है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो देखिए 12 जो सॉइल ऑर्डर है दोस्तों, ये मेजर सॉइल ऑर्डर है। एंटीसॉल्स है, एरिडीसॉल्स है, एल्फीसॉल्स है, यूटीसॉल्स है, जेलीसॉल्स है, एंडीसॉल्स है, और आप देख सकते हैं इधर ये 6 इस साइड है। तो ये टोटल 12 है। अब चलिए इसका थोड़ा सा हम लोग बेसिक जान लेते हैं। एल्फीसॉल्स क्या होता है, तो एल्फीसॉल्स आर फाउंड इन सेमी एरिड टू मॉइस्ट एरिया। ये सेमी एरिड और मॉइस्ट एरिया में मिलता है। दे फॉर्म्ड अंडर फॉरेस्ट और मिक्स्ड वेजिटेटिव कवर एंड प्रोडक्टिव फॉर मोस्ट क्रॉप्स। तो दोस्तों ये फॉरेस्ट कवर और मिक्स्ड वेजिटेटिव कवर के तरफ मिलते हैं और मोस्ट प्रोडक्टिव होते हैं। उसका बाद आता है एंडीसॉल्स, टेंड टू बी हाईली प्रोडक्टिव सॉइल। ये बहुत हाईली प्रोडक्टिव सॉइल होते हैं। दे आर कॉमन इन कूल एरियाज में बहुत कॉमन होते हैं, विथ मॉडरेट टू हाई प्रेसिपिटेशन, स्पेशली दोज एरियाज एसोसिएटेड विथ वॉल्केनिक मटेरियल्स जहाँ होता है एरियाज में, वहाँ स्पेशली मिलते हैं। उसके बाद है एरिडोसॉल्स। तो एरिडोसॉल्स आर सॉइल्स दैट आर टू ड्राई फॉर द ग्रोथ ऑफ मेसोफाइटिक प्लांट्स। ये बहुत ड्राई होते हैं। दे ऑफन एक्यूमुलेट जिप्सम, सॉल्ट, कैल्शियम कार्बोनेट and other materials that are easily leached from soil in more humid environments. Aerosols are common in the world's deserts. तो एरिडोसोल कॉमन क्या है वर्ल्ड्स डेजर्ट में। नेक्स्ट है एंटोसोल्स। तो ये अकर होता है एरिया ऑफ रिसेंटली डिपोजिटेड पेरेंट मटेरियल। तो रिसेंटली जो डिपोजिट होता है पेरेंट मटेरियल उसमें ये कॉमन है। वेयर इरोजन और डिपोजिशन रेट्स आर फास्टर देन द रेट ऑफ सॉइल। मतलब वहाँ पे इरोजन भी फास्टर होगा और डिपोजिशन मतलब जमा भी बहुत फास्टर होगा। सच ए ड्यून्स, स्टीप स्लोप्स और फ्लड प्लेन्स। तो इसका एग्जांपल देख सकते हैं, ड्यून्स हो जाएगा, स्टीप स्लोप्स हो जाएगा, फ्लड प्लेन्स हो जाएगा। नेक्स्ट है जेली सोल्स। तो जेली सोल्स आर सॉइल्स दैट हैव परफॉर्म्ड नियर द सॉइल सरफेस। उसके बाद क्या हैव एविडेंस ऑफ फ्रॉस्ट चर्निंग और आइस सेग्रीगेशन। इसमें होता है क्या दोस्तों, यहाँ पे आप एक वर्ड आया परमार फ्रॉस्ट। तो इसमें क्या होता है, सॉइल के नीचे आप देखेंगे आइस रहेगा, सॉइल के नीचे वो आइस जमा जाता है, उसी को ये बोलते हैं जेली सोल्स। तो ये आइस सेग्रीगेशन यहाँ पे होता है। दिस आर कॉमन इन द हायर लैटिट्यूड्स और हायर एलिवेशन। हायर एलिवेशन जहाँ होता है या हायर एल्टीट्यूड यहाँ कॉमन होता है। उसका बाद है हिस्टोसोल्स। हिस्टोसोल्स हैव ए कॉमन कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड नो परफॉर्म फ्रोस्ट मोस्ट आर सेचुरेटेड ईयर अराउंड बट अ फ्यू आर फ्रीली ड्रेड। दे आर कॉमनली कॉल्ड बॉग्स, मोर्स, पियर्स और मक्स। नेक्स्ट है इंसेप्टिसोल्स। Insectisols are soils of semi-arid to humid environment that generally exhibits only moderate degrees of soil weathering and development. These occur in a wide variety of climate. तो ये लोग वाइड वैरायटी ऑफ क्लाइमेट्स में अकर होते हैं। नेक्स्ट देखें हम लोग मोलिसोल्स। तो मोलिसोल्स आर सॉइल्स दैट हैव ए डार्क कलर्ड सरफेस होराइजन। तो डार्क कलर सरफेस होराइजन होता है, रिलेटिवली हाई इन कंटेंट इन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर का कंटेंट बहुत हाई होता है और ये बेस रिच थ्रू आउट और देयरफॉर क्वाइट फर्टाइल। ये बहुत ही फर्टाइल होता है। नेक्स्ट है ऑक्सीसोल्स। तो ऑक्सीसोल्स द हाईली वेदर्ड सॉइल्स ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल्स रीजन। दे कैरेक्टरिस्टिकली अकर ऑन लैंड सरफेस दैट हैव बीन स्टेबल फॉर अ लॉन्ग टाइम। मतलब बहुत ज़्यादा स्टेबल है वो लैंड सरफेस, ना ही वहाँ ज़्यादा आपका डिपोजिशन हो रहा है और ना ही वो इरोजन हो रहा है। तो दे हैव लो नेचुरल फर्टिलिटी एज वेल एज लो कैपेसिटी टू रिटेन एडिशन ऑफ लाइम एंड फर्टिलाइजर। नेक्स्ट है स्पोडोसोल्स, फाउंड फ्रॉम वेदरिंग प्रोसेस दैट स्ट्रिप ऑर्गेनिक मैटर कंबाइंड विथ एल्युमिनियम फ्रॉम द सरफेस लेयर एंड डिपोजिट देम इन द सबसॉइल। दिस टेंड टू बी एसिड एंड इनफर्टाइल। अब देख लेते हैं अल्टीसोल्स के बारे में। अल्टीसोल्स आर सॉइल इन ह्यूमिड एरियाज। दे आर टिपिकली एसिड सॉइल, एसिडिक सॉइल होते हैं, इन विच मोस्ट न्यूट्रिएंट्स आर कंसनट्रेटेड इन द अपर फ्यू इंचेस। अपर फ्यू इंचेस होते हैं, इसमें मोस्ट न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। दे हैव अ मॉडरेटली लो कैपेसिटी टू रिटेन एडिशन ऑफ लाइम एंड
fertilizer. Next है vertisols. Vertisols have a high content of expanding clay mineral. They undergo pronounced change in volume with change in moisture because they swell when wet. Vertisols, देखो दोस्तों vertisols में क्या होता है, मान लीजिए आप देखा होगा सॉइल, अगर इसको में पानी ज़्यादा आएगा तो ये स्वेल कर जाएगा, फूल जाएगा, अगर पानी नहीं आएगा तो पूरा क्रैक आ जाएगा, इसमें दरार जो बोलते हैं ना वो आ जाएगा. दे टेंड टू बी फेयरली हाई इन नेचुरल फर्टिलिटी. उसके बाद अब हम लोग देखते हैं, ये 12 ऑर्डर देख लिए, टैक्सोनॉमी देख लिया. अब हम देखते हैं सॉइल के बारे में जानते हैं दोस्तों. यहाँ से हम लोग का सॉइल का स्टार्ट होगा. तो सॉइल क्या होता है, सॉइल इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द कंटिनेंटल क्रस्ट हैविंग वेदर्ड पार्टिकल ऑफ रॉक्स. तो सॉइल जो है अपर लेयर होता है जहाँ वेदर पार्टिकल ऑफ रॉक्स, छोटा छोटा पार्टिकल ऑफ रॉक्स होता है जो वेदर करके बनता है. द सॉइल्स ऑफ इंडिया आर द प्रोडक्ट ऑफ फिजिकल फैक्टर एज वेल एज ह्यूमन फैक्टर. अब फिजिकल फैक्टर ह्यूमन फैक्टर दोनों होता है. अब जैसे आपने सुना होगा कि गंगा का पास का नदी बहुत फर्टाइल होता है, तो गंगा में क्या रिवर आता है तो अपने साथ नया सॉइल लेके आती है. ह्यूमन फैक्टर भी होता है कि मैकेनिकल या फिर अगर ग्रेजिंग होता है इसके थ्रू सॉइल इधर उधर ट्रैवल करता है विंड के थ्रू. तो बहुत सारा मेथड है. उसके बाद है सॉइल कैन बी सिंपली डिफाइंड एज अ मिक्सचर ऑफ स्मॉल रॉक पार्टिकल्स, डेब्रिस एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स. यहाँ क्या जो सॉइल होता है सिंपली हम लोग डिफाइन कर सकते हैं स्मॉल रॉक पार्टिकल्स हो गया, डेब्रिस हो गया, उसके बाद ऑर्गेनिक मैटर, ह्यूमस विच डेवलप ऑन द अर्थ सरफेस एंड सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट. जो अर्थ सरफेस के ऊपर रहता है और सपोर्ट करता है प्लांट का ग्रोथ का. अब देखते हैं फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस सॉइल फॉर्मेशन. तो पैरेंट मटेरियल हो जाएगा, रिलीफ टोपोग्राफी तो नेसेसरी है, क्लाइमेट इसमें भी जरूरी है, नेचुरल वेजिटेशन, बायोलॉजिकल फैक्टर ये भी है, और टाइम तो दोस्तों होगा ही. नेक्स्ट है सॉइल क्लासिफिकेशन, उर्वरा वर्सेज उसारा. तो दोस्तों एंशियंट टाइम में हम लोग का क्लासिफिकेशन उतना था नहीं. हम लोग बेसिकली 2 टाइप से सॉइल को क्लासीफाई करते हैं. फर्टाइल मतलब हो गया कि बहुत ज़्यादा उपजाऊ जमीन. स्टेराइल मतलब नहीं, उसका मतलब नहीं है, कुछ भी फर्टिलिटी नहीं है, वो यूजलेस हो गया. तो देखिए यहाँ दिया हुआ है, इन इंडिया सॉइल हैड बीन क्लासिफाइड फ्रॉम द एंशियंट पीरियड इटसेल्फ. मतलब इंडिया में सॉइल एंशियंट पीरियड से ही क्लासीफाई होता रहा है, इवन दो इट वाज नॉट एज डिटेल इन द मॉडर्न क्लासिफिकेशन. मॉडर्न क्लासिफिकेशन में आप देखेंगे बहुत ICR हो गया हमारा, वो बहुत ही अच्छे से क्लासीफाई किया सॉइल को. लेकिन हम लोग एंशियंट टाइम में हम लोग क्लासीफाई किए थे इंडिया में, उतना मॉडर्न नहीं था अभी के टाइम में, पर हम लोग किए थे. और एक क्लासिफिकेशन था दोस्तों उर्वरा औसारा. उर्वरा क्या था, फर्टाइल, औसारा क्या था, स्टेराइल. अब देखते हैं सॉइल क्लासिफिकेशन में एजेंसीज जो इन्वॉल्व है. तो देखिए दोस्तों सबसे पहले तो सॉइल सर्वे ऑफ इंडिया है, समझे, ये 1956 में हुआ था इस्टेब्लिश. उसके बाद द नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड द लैंड यूज प्लानिंग. और ये किसके अंडर होता है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च. ये इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो है डिड अ लॉट ऑफ स्टडीज ऑन इंडियन सॉइल. अब देख लेते हैं द नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड द लैंड यूज प्लानिंग एंड इंस्टीट्यूट अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च डिड अ लॉट ऑफ स्टडीज ऑन द इंडियन सॉइल. तो ये बहुत ही हायर स्टडी किया. आप जैसे देखते होंगे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी होता है ICR का ये इंस्टीट्यूट मतलब हेड माना जाता है. अब चलिए आगे देखते हैं. ये देखिए मैप है और यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल है. जैसे आप देखते हैं फॉरेस्ट माउंटेन जो है ग्रीन वाला एरिया लाइनिंग वाला, ये फॉरेस्ट माउंटेन हो गया. एलुवियल हो गया हल्का लाइट ग्रीन जो है. उसके बाद रेड एंड येलो आप देख पा रहे होंगे, ब्लैक हो गया. उसके बाद लेटाइट और एरिड. अब चलिए सॉइल टाइप क्या होता है. तो देखिए फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल वाज डन बाय वेस्ली डॉकुचेव. जो वेस्ली डॉकुचेव थे, इनका नाम आप देखो बहुत ही अजीब है, पर यही फादर ऑफ मॉडर्न सॉइल साइंस बोला भी जाता है इनको भी. तो ये वेस्ली डॉकुचेव थे, यही क्लासिफिकेशन किए थे. और द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो है ICR हम लोग का, वो हम लोग को 8 कैटेगरी में क्लासीफाई किया है सॉइल को. तो वो कौन कौन सा है, सबसे पहले एलुवियल सॉइल, फिर है ब्लैक कॉटन सॉइल, रेड सॉइल, लैटेराइट सॉइल, माउंटेनस और फॉरेस्ट सॉइल, एरिड और डेजर्ट सॉइल, सलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल, उसके बाद पीटी एंड मार्सी और सॉइल. तो चलिए हम लोग देखते हैं, इस अच्छे से डिटेल में देखते हैं, क्योंकि सॉइल्स ऑफ इंडिया आप देखो तो ये बेसिक हम लोग का नॉलेज के लिए भी पढ़ना जरूरी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाता है. तो ये अच्छे से हम लोग देखते हैं. एलुवियल सॉइल क्या होता है. एलुवियल सॉइल्स आर फॉर्म्ड मेनली ड्यू टू सिल्ट डिपोजिटेड बाय इंडो गैंगेटिक ब्रह्मपुत्रा रिवर्स. तो इसमें आपको पता है जो गंगा ब्रह्मपुत्रा रिवर के साइड में जो एरिया आता है वहाँ पे इन लोग के कारण जो डिपॉजिट होता है सॉइल, इसको हम लोग बोलते हैं एलुवियल सॉइल. इन कोस्टल रीजन सब एलुवियल डिपॉजिट आर फॉर्म ड्यू टू वेव ऑक्शन. अब कोस्टल रीजन क्या हो गया, जो मतलब समुद्र के किनारे कुछ एरिया वहाँ भी ये सॉइल फॉर्म होता है. रॉक्स ऑफ द हिमालयाज फॉर्म द पेरेंट मटेरियल. रॉक ऑफ हिमालय जो है पेरेंट मटेरियल फॉर्म करता है. दस द पेरेंट मटेरियल ऑफ दिस सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड ऑरिजिन.
उसके बाद क्या है, दे आर द लार्जेस्ट सॉइल ग्रुप कवरिंग अबाउट 15 लाख स्क्वायर किलोमीटर और अबाउट 46% ऑफ द टोटल एरिया। ये लार्जेस्ट सॉइल ग्रुप है। जैसे इंडिया में देख लीजिए तो लार्जेस्ट सॉइल ग्रुप कौन सा आ जाएगा, एलुवियल। उसके बाद क्या है, दे सपोर्ट मोर देन 40% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन बाय प्रोवाइडिंग द मोस्ट प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर लैंड्स। तो ये 40% प्रोडक्शन पॉपुलेशन को सपोर्ट करते हैं, जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर लैंड प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद क्या है, मोस्ट एलुवियल सॉइल इन इंडिया विच कवर्स एन एरिया ऑफ 143 स्क्वायर किलोमीटर बाय स्प्रेड इन नॉर्थन प्लेन्स एंड रिवर वैलीज। तो मेनली नॉर्दर्न प्लेन में स्प्रेड है। उसके बाद क्या, इन पेनिसुलर इंडिया, पेनिसुलर क्या हो गया, जो समुद्र के किनारे आ गया। अब नीचे आप देखिए साउथ का वो जो है, साउथ से हम लोग पूरा देखते हैं जो समुद्र के किनारे हैं यहाँ से, वो है दे आर मोस्टली फाउंड इन डेल्टाज एंड स्टरीज, ह्यूमस लाइम एंड ऑर्गेनिक मैटर्स आर प्रेजेंट। उसके बाद क्या है, हाईली फर्टाइल है ये, गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन, नर्मदा तापी प्लेन एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल है इसका। और दे आर डिपोजिशनल सॉइल है, ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिटेड बाय रिवर्स स्ट्रीम्स एक्सेट्रा, सैंड कंटेंट डिक्रीज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट क्या है, न्यू एलुवियम इज टर्म्ड एज खादर एंड ओल्ड एलुवियम टर्म्स भांगर। अब देखिए जो एलुवियल में भी है ना, अगर जो नया सॉइल है उसको हम लोग खादर बोलते हैं, जो पुराना है उसको हम लोग बोलते हैं भांगर। कलर क्या होता है, लाइट ग्रे टू एस ग्रे इसका होता है। टेक्सचर क्या होता है, सैंडी टू सीट लूम और क्ले होता है। रिच इन पोटास होता है और पुअर इन फॉस्फोरस होता है। इसमें लोग मेनली ग्रो क्या करते हैं, वीट हो गया, राइस, मेज, शुगर कैन, पल्सेज, ऑयलसीड एक्सेट्रा। तो हम लोग आगे अब देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन इसका देख लेते हैं। मेनली डिस्ट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है, जैसा कि पहले मैंने आपको बता चुका है। दे अकर ऑल अलोंग द इंडो गैंगेटिक ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स एक्सेप्ट इन फ्यू प्लेसेस वेयर द टॉप लेयर इज कवर्ड बाय डेजर्ट सैंड। तो ये लगभग इंडो गैंगेटिक ब्रह्मपुत्रा प्लेस में सब जगह पाया जाता है, लेकिन बस कुछ जगह छोड़ के जहाँ पे डेजर्ट से कवर है वहाँ नहीं होता है। उसके बाद क्या है, दे ऑल्सो अकर इन डेल्टाज ऑफ द महानदी, द गोदावरी, कृष्णा एंड द कावेरी। तो ये सब को जो डेल्टा है यहाँ भी ये मिलता है। वेयर दे आर कॉल्ड डेल्टिक एलुवियम, जहाँ पे इनको डेल्टिक एलुवियम या कोस्टल एलुवियम बोलते हैं। और सम एलुवियल सॉइल्स आर फाउंड इन द नर्मदा तापी वैलीज एंड नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ गुजरात। तो कुछ नॉर्दर्न पार्ट ऑफ गुजरात में भी मिलते हैं। अब देखते हैं ब्लैक सॉइल, जिसको रेगर सॉइल भी बोलते हैं हम लोग। रेगर मीन्स क्या होता है, कॉटन, तो इसको हम लोग ब्लैक कॉटन सॉइल भी इसको बोलते हैं, और ये मेनली सूटेबल होता है कॉटन के लिए। मोस्ट ऑफ द डेक्कन इज ऑक्युपाइड बाय ब्लैक सॉइल। तो मोस्ट ऑफ द डेक्कन पार्ट जो है वो ऑक्युपाइड है ब्लैक सॉइल से। मैच्योर सॉइल इसको बोलते हैं, हाई वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी होता है। वाटर यहाँ पे होगा, मिसप्रिंट हो गया, तो यहाँ दोस्तों क्या होगा, हाई वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी होगा। सोइल्स एंड विल बिकम स्टिकी व्हेन वेट एंड श्रिंक व्हेन ड्राइड। इसमें ये वही हो गया कि अगर मान लिया जाए पानी इसको बहुत ज़्यादा मिलेगा तो स्वेल कर जाएगा ये और स्टिकी हो जाएगा, और जब वेट होगा तो पूरा ड्राई हो जाएगा। सेल्फ प्लोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ब्लैक सॉइल एज इट डेवलप्स वाइड क्रैक्स व्हेन ड्राइड। सेल्फ प्लोइंग मतलब खुद से वो कर ले प्लोइंग हो जाता है, क्योंकि आप देखोगे जब ये क्रैक मतलब बहुत ज़्यादा मतलब सूख जाता है तो वाइट क्रैक इसमें आ जाता है। तो ये रिच इन किस में होता है, आयरन, लाइम, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम, और डिफिशियंट होता है इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑर्गेनिक मैटर। इसका कलर क्या होता है, डीप ब्लैक टू लाइट ब्लैक, और टेक्सचर क्या होता है, क्ले। अब देखते हैं, द ब्लैक सॉइल इज हाईली रिटेंटिव ऑफ मॉइस्चर, इट स्वेल्स ग्रेटली ऑन एक्यूमुलेटिंग मॉइस्चर। तो ये स्वेल्स कर जाता है जब ये वाटर इस एब्जॉर्ब करता है तो बहुत ज़्यादा ही स्वेल कर जाता है, और रेनी सीजन में ये स्टिकी हो जाता है, इसलिए इस पर काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इन समर द मॉइस्चर इवापोरेट्स, द सॉइल श्रिंक एंड इज सीम्ड विथ ब्रॉड एंड डीप क्रैक। समर में क्या होता है, जो मॉइस्चर रहता है वो इवापोरेट कर जाता है और सॉइल क्या होता है, सिकुड़ने लगता है, जिसके कारण इसमें बहुत ज़्यादा क्रैक आ जाता है। क्रैक आने के कारण ये आप देखेंगे कि मतलब स्क्वायर टाइप का वो फॉर्मेशन हो जाता है पार्ट पार्ट, इसको इसलिए हम लोग सेल्फ प्लॉइंग भी इसको बोलते हैं, ब्लॉकी स्ट्रक्चर हो जाता है। उसके बाद जो क्रैक रहता है वो ऑक्सीजनेशन को परमिट करता है, लेकिन देखिए आप जो लोअर लेयर रहेगा उसमें तो आप वाटर एब्जॉर्ब रहता है, लेकिन अपर लेयर रहता है वो पूरा ड्राई हो जाता है, और जब ये ड्राई होता है तो क्रैक और ब्लॉकी स्ट्रक्चर बनाता है, जैसा कि मैंने पहले बताया था, इसलिए इसको प्लॉइंग कैपेसिटी, सेल्फ प्लॉइंग कैपेसिटी होता है इसमें। उसके बाद क्या है, द सॉइल हैज़ बीन यूज्ड फॉर ग्रोइंग अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स फॉर सेंचुरीज विदाउट एडिंग फर्टिलाइजर्स एंड मैन्यूअर्स विथ लिटिल और नो एविडेंस ऑफ एग्जॉशन। तो देखिए ये जो सॉइल है बहुत ज़्यादा इसको हम लोग यूज़ करते हैं, ज़्यादा इसमें फर्टिलाइजर यूज़ नहीं करते, मैन्यूअर नहीं डालते और इसको करते हैं। उसके बाद क्या है, दीज सॉइल्स आर बेस्ट सूटेड फॉर कॉटन क्रॉप्स। ये जो सॉइल है बेस्ट सूट किसके लिए, कॉटन क्रॉप के लिए, इसको लिए हम लोग इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। अब आप इसका डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूट होता है डेक्कन लावा प्लेटू रीजन ऑफ इंडिया, स्प्रेड ओवर 46 लाख स्क्वायर किलोमीटर, 16.6% ऑफ द टोटल एरिया, अक्रॉस महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पार्ट्स ऑफ कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु।
उसके बाद अब हम देखते हैं रेड सॉइल क्या होता है। तो सीन मेनली इन लो रेनफॉल एरिया ऑल्सो नोन एज ऑमनीबस ग्रुप, पोरस वेरिएबल स्ट्रक्चर, एब्सेंस ऑफ लाइम कंकर, impure calcium carbonate, deficient in lime, phosphate, मैंगनीज, नाइट्रोजन, ह्यूमस एंड पोटास। कलर होता है इसका रेड। अब रेड कलर क्यों होता है? क्योंकि इसमें फेरिक ऑक्साइड रहता है। द लोअर लेयर इज रेडिश येलो और येलो। टेक्सचर क्या इसका होता है? टेक्सचर होता है सैंडी टू क्ले एंड लोमी। व्हीट, कॉटन, पल्स, टोबैको, ऑयल सीड, पोटैटो, ये सब हम लोग कल्टीवेट करते हैं। अब देख लेते हैं ये जो रेनफॉल वेरिएबल होता है ये सॉइल, तो इसलिए इसको 3 सब टाइप में डिवाइड किया गया है। अब देखते हैं पहला सब टाइप क्या है। पहला है रेड एंड येलो सॉइल। तो इसका जो रेनफॉल है वो 200 सेंटीमीटर रहता है। अब ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मेनली पाया जाता है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कहाँ कहाँ? नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर हिल्स, उसके बाद पार्ट्स ऑफ मालाबार कोस्ट। क्विक ड्रेनेज इज नीडेड, दो क्विक ड्रेनेज भी इसमें चाहिए होता है। रेड सैंडी सॉइल, रेड सैंडी सॉइल होता है ड्रायर प्लेटू लाइक कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, रायलसीमा। रेनफॉल कितना होता है? 40 से 60 सेंटीमीटर। उसके बाद है रेड एलुवियल सॉइल along river valleys, had good fertility, well drained soil, structure is sandy rich in iron and potash but deficient in other minerals. सिग्निफिकेंस इसका क्या है? वंस इरीगेटेड एंड एडेड विथ ह्यूमस इट गिव्स अ हाई यील्ड बिकॉज द मिनरल बेस इज रिच। एक बार आप इसको इरीगेटेड कर दो और ह्यूमस ऐड हो जाता है तो ये हाई यील्ड देता है। उसके बाद है इट सपोर्ट्स राइस, शुगर कैन, कॉटन कल्टिवेशन। मिलेट्स एंड पल्सेस आर ग्रोन इन ड्रायर एरियाज। मिलेट और पल्सेस मेनली ड्राइड एरिया में कल्टिवेट किया जाता है। कावेरी एंड वैगई बेसिन्स आर फेमस फॉर रेड एलुवियल एंड इफ इरीगेटेड वेल आर सुटेबल फॉर पैडी। अगर इसको सही से इरीगेट किया जाए रेड एलुवियम को तो इसमें हम लोग पैडी भी ग्रो कर सकते हैं। लार्ज रीजन्स ऑफ कर्नाटका, केरला हैव डेवलप्ड रेड सॉइल रीजन्स फॉर रबर एंड कॉफी प्लांटेशन फार्मिंग। तो लार्ज पोर्शन जो है कर्नाटका और केरला का वो डेवलप किया रेड सॉइल को रबर और कॉफी प्लांटेशन के लिए। अब हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। तो दे आर मेनली फाउंड इन द पेनिनसुला फॉर्म फ्रॉम तमिलनाडु इन द साउथ, बुंदेलखंड इन नॉर्थ एंड राजमहल इन द ईस्ट टू काठियावाड़ इन वेस्ट, काठीवाड़ इन वेस्ट। तो मेनली ये पेनिनसुलल जो फ्रॉम है तमिलनाडु से लेके साउथ टू बुंदेलखंड और नॉर्थ राजमंडल इन द ईस्ट टू काठीवाड़ में इन द वेस्ट तक ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हम लोग देखते हैं लेटरेट सॉइल का। तो ये नेम फ्रॉम लैटिन वर्ड लेटर विच मीन्स ब्रिक, बिकम सो सॉफ्ट व्हेन वेट एंड सो हार्ड व्हेन ड्राइड। मतलब अगर वेट होता है तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है और जब ड्राइड होता है तो बहुत हार्ड हो जाता है। इन द एरियाज ऑफ हाई टेम्परेचर एंड रेनफॉल फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ हाई लीचिंग। मतलब जब लीचिंग होता है तो ये फॉर्म होता है। उसके बाद लाइम एंड सिलिका विल बी लीस्ट अवे फ्रॉम द सॉइल। लाइम और सिलिका जो है लीस्ट अवे होता है सॉइल से। ऑर्गेनिक मैटर्स of the soil will be removed fast by the bacteria as it high temperature and humus will be taken quickly by the trees and other plants, thus humus content is low। रिच किस में होता है? आयरन और अमोनियम में। डेफिशिएंट क्या होता है? नाइट्रोजन, पोटेशियम, लाइम, ह्यूमस में। कलर इसका क्या होता है? रेड कलर ड्यू टू द आयरन ऑक्साइड। राइस, रागी, शुगर कैन एंड कैस्यू नट्स आर कल्टिवेटेड मेनली। It is famous for crop like groundnut, cashew nut, etc. Laterite soil of Karnataka is given to coffee, rubber and spices farming। अब डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। इट इज़ फाउंड इन पैचेज इन वेस्टर्न घाट्स, गोवा और महाराष्ट्र में मिलता है। इन बेलगाम डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका एंड इन लेटेराइट प्लेटू ऑफ केरला इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा। केरला में मिलता है और स्टेट ऑफ उड़ीसा में भी यहाँ होता है। इन द ईस्टर्न घाट्स अमरकंटक प्लेटू रीजन ऑफ एमपी, पंचाम्बल, पंचमहल डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, संथाल परगना डिवीजन ऑफ झारखंड। उसके बाद फॉरेस्ट सॉइल के बारे में हम जानते हैं। फॉर्मेशन क्या है? It is principally found in mountains with steeper slopes, high relief, shallow profiles। Characteristics क्या है इसका? It is thin layered and the profile and horizon and poorly developed due to fast drainage। It has been vulnerable to soil erosion। तो देखिए फास्ट ड्रेनेज के कारण ये vulnerable होता है soil erosion। soil erosion क्या होता है? वो जो लेयर soil का erosion हो जाता है वहाँ से रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स हो जाता है। उसके बाद क्या? इट इज़ रिच इन ऑर्गेनिक कंटेंट, ह्यूमस कंटेंट इज ऑल्सो एडिक्वेट बट अदर न्यूट्रिएंट्स आर डिफिशियंट। इट इज़ अ लोमी सॉइल व्हेन सैंड, सिल्ट एंड क्ले आर इन मिक्स्ड फॉर्म। डिस्ट्रीब्यूशन इसका क्या है? दीज आर जनरली फाउंड ओवर 900 मीटर एल्टीट्यूड्स, हिमालयन फुटहिल्स, माउंटेन स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स, नीलगिरी, अन्नामलाई एंड कार्डमम हिल्स। अब सिग्निफिकेंस इसका देख लेते हैं। इट इज़ वेरी हेल्पफुल टू दोज क्रॉप्स विच नीड फेवरेबल एयर एंड वाटर ड्रेनेज which is provided by the soil by virtue of being on slopes, generally used for rubber plantation, bamboo plantation and also tea, coffee and fruits farming। Large area also given to shifting agriculture where
द सॉइल फर्टिलिटी डिटेरियोर्स आफ्टर 2-3 years ड्यू टू लेस स्कोप ऑफ एग्रीकल्चर सिल्वी पेस्टल फार्मिंग फॉरेस्ट प्लस ग्रासेस कैन बी सस्टेन्ड, इसमें ये हो जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं अब डेजर्ट सॉइल। द सॉइल इज डिपोजिटेड बाय विंड एक्शन एंड मेनली फाउंड इन द एरिड एंड सेमी एरिड एरियाज लाइक राजस्थान, वेस्ट ऑफ अरावलीज, नॉर्थन गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ हरियाणा एंड सदर्न पार्ट ऑफ पंजाब। अब डेजर्ट सॉइल आप खुद एज्यूम कर सकते हैं डेजर्ट सॉइल हम लोग का किधर है। अब जैसे आप देखिए गुजरात, सौराष्ट्र हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा का कुछ पार्ट हो गया, साउथ सदर्न पार्ट कुछ पंजाब का होगा, तो ये आपका दिमाग में आ जाएगा। उसके बाद क्या, इट लैक्स इन मॉइस्चर कंटेंट, ह्यूमस कंटेंट इज लेस एंड नाइट्रोजन इज ओरिजिनली लो बट सम ऑफ इट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स। दे आर सैंडी विथ लो ऑर्गेनिक मैटर, इसमें लो ऑर्गेनिक मैटर होता है। उसके बाद क्या है, लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर लो इन कंटेंट, इट इज रिच इन आयरन कंटेंट्स, फॉस्फोरस कंटेंट इज नियरली एडिक्वेट, रिच इन लाइम एंड बेसिस। It has low soluble salts and moisture with very low retaining capacity. If irrigated, this soil gives a high agriculture return. अगर सही से irrigate किया जाए तो ये high agriculture return देगा। उसके बाद क्या है, these are suitable for less water intensive crops like बाजरा, pulses, fodder and ग्वार। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन। इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वेस्टर्न राजस्थान, रन ऑफ कच्छ, इन पैचेज ऑन साउथ हरियाणा और साउथ पंजाब, जैसा कि हम लोग पहले डिस्कस किए थे। अब आते हैं सलीन एंड अल्कली सॉइल। ये लार्ज कंटेंट करते हैं NaCl का। द सॉइल इज इनफर्टाइल, ये सॉइल इनफर्टाइल होता है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड रेह, उसार, कलर, राकार, थुर एंड चोपन। दीज आर मेनली फाउंड इन राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड महाराष्ट्र। सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट आर प्रेजेंट इन द सॉइल। सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट प्रेजेंट रहता है सॉइल में। इट इज सुटेबल फॉर लेग्यूमिनस क्रॉप, लेग्यूमिनस क्रॉप के लिए सुटेबल होता है। उसके बाद देखते हैं फॉर्मेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इट इज़ बोथ नेचुरल एंड एंथ्रोपोजेनिक। नेचुरल क्या हो गया, इंक्लूड्स ड्राइड अप लेक्स ऑफ राजस्थान एंड रन ऑफ कच्छ। इट हैज इमर्ड इन द पाल्या बेसिन, अ क्ले बेसिन इन द मिस्ट ऑफ द डेजर्ट। एंथ्रोपोजेनिक क्या हो गया, इट इज डेवलप्ड इन वेस्टर्न यूपी एंड पंजाब ड्यू टू फॉल्टी एग्रीकल्चर। फॉल्टी एग्रीकल्चर के कारण ये प्रोड्यूस हो गया कहाँ, वेस्टर्न यूपी और पंजाब में। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स इसका क्या, लैक ऑफ मॉइस्चर, ह्यूमस एंड लिविंग माइक्रोऑर्गेनिज्म। एज ए रिजल्ट ह्यूमस फॉर्मेशन इज ऑलमोस्ट अब्सेंट। अब देखिए डेजर्ट सॉइल जो हो गया उसमें ह्यूमस फॉर्मेशन तो होगा नहीं, बहुत ही लेस होगा, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी ना के बराबर मिलते हैं। उसके बाद है पीटी एंड मार्सी सॉइल। क्या है, द सॉइल ओरिजिनेट्स फ्रॉम द एरियाज वेयर एडिक्वेट ड्रेनेज इज नॉट पॉसिबल। एडिक्वेट ड्रेनेज यहाँ पॉसिबल नहीं होता है। इट इज़ रिच इन ऑर्गेनिक मैटर एंड हाई सैलिनिटी, हाई सैलिनिटी इसमें होता है। उसके बाद क्या, दे आर डिफिशियंट इन पोटास एंड फॉस्फेट, पोटास और फॉस्फेट का इसमें डिफिशियंसी होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स इसका क्या है, इसका डोमिनेंस ऑफ क्ले एंड मड विच मेक इट हैवी, रिच इन मॉइस्चर कंटेंट बट एट द सेम टाइम ग्रेटर कंटेंट ऑफ सॉइल साल्ट एंड एवरी डे इनविटेशन बाय हाई टाइड्स एंड मेड इट इनफर्टाइल सॉइल। उसके बाद क्या, नो ऑर्गेनिक एक्टिविटी ड्यू टू एक्सेसिव मॉइस्चर कंटेंट। अब डिस्ट्रीब्यूशन इसका देख लेते हैं। इट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेल्टा रीजन ऑफ इंडिया। बिसाइड द डेल्टा रीजन इट इज ऑल्सो फाउंड इन एलिपे केरला हो गया, नोन एज कर्री लॉन्ग विथ बैक वाटर्स और कयाल्स ऑफ केरला, अल्मोरा उत्तरांचल में। सिग्निफिकेंस इसका क्या है, ओवर बंगाल डेल्टा इट इज सुटेबल फॉर जूट एंड राइस एंड ओवर मालाबार इट इज सुटेबल फॉर स्पाइसेस, रबर। देखिए मालाबार में क्या क्या सुटेबल हो जाएगा, इट इज सुटेबल फॉर स्पाइसेस, रबर, बिग साइज राइस। इट हैज़ टू सम एक्सटेंट बीन फेवरेबल टू द मैनग्रोव फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। तो कुछ हद तक ये मैनग्रोव फॉरेस्ट ऑफ इंडिया है उसको भी ये करता है। अब हम लोग अगर सही से देखें यहाँ पे तो डिस्ट्रीब्यूशन एक बार देख लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए स्टार्टिंग से देख लेते हैं। अब हम सबसे पहले हम देखते हैं एलोवियल सॉइल। तो आप ये जो देख रहे हैं ब्लू वाला एरिया, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, ये हमारा एलोवियल सॉइल। अब आप देखेंगे कोस्टल रीजन में भी हमारा ये एलोवियल सॉइल पाया जाता है, आप देख रहे होंगे ब्लू कलर का। उसके बाद है डेजर्ट सॉइल। डेजर्ट सॉइल हम देखेंगे आप राजस्थान का पार्ट हो गया, हरियाणा, उसके बाद गुजरात का कुछ पार्ट हो गया, तो ये हो गया हमारा डेजर्ट सॉइल। उसके बाद क्या है, ब्लैक सॉइल कहाँ पाया जाता है आपका, तो ब्लैक सॉइल देख रहे हैं आप, यहाँ मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तो ये सब में आपका ब्लैक सॉइल इधर पाया जा रहा है। उसके बाद क्या है हमारा, रेड सॉइल हो गया, ग्रे एंड ब्राउन सॉइल हो गया, लाइम, उसके बाद लेटेड सॉइल हो गया, माउंटेन सॉइल हो गया। तो ये आप देखिए माउंटेन सॉइल किधर है, माउंटेन सॉइल हल्का डार्क ग्रीन है, तो माउंटेन सॉइल क्या हो जाएगा, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इधर आप देख रहे हैं इस एरिया में भी है, इधर भी है। तो ये आप अच्छे से याद करने के लिए देख सकते हैं आप लोग, हम लोग ये मैप अच्छे से कर लेते हैं। अब चलिए आगे चलते हैं। प्रॉब्लम इन इंडियन सॉइल। तो इंडियन सॉइल में प्रॉब्लम क्या है, तो सबसे पहले क्या है, डिग्रेडेशन।
Degradation of the soil is the most problematic problem of the Indian soil. Here, degradation refers to variety of factors which leads to loss in the quality of the soil, which includes lateralization, alkalization, salinization of the soil along with soil erosion. Is that loss of the top soil. अब देखिए डिग्रेडेशन बहुत कारण के कारण हो सकता है. आप सॉइल इरोजन हो गया, फिर फॉल्टी एग्रीकल्चर मेथड हो गया, उसके बाद लेटरलाइजेशन हो गया, अल्कलाइजेशन हो गया, तो बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज़ करती है, तो बहुत सारा प्रॉब्लम ये सब होता है. उसके बाद है द प्रोसेस ऑफ सॉइल डिग्रेडेशन इज रिजल्ट ऑफ नेचुरल फोर्सेज एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़. अब देखिए फोर्सेस जो होता है ह्यूमंस के कारण भी होता है और नेचुरल फोर्सेस के कारण होता है. देखिए द टोरेंटियल रेन्स, फ्लोइंग रिवर्स, ग्लेशियर्स, विंड एक्सेट्रा आर द नेचुरल एजेंट्स फॉर सॉइल इरोजन लीडिंग टू द सॉइल बिकमिंग यूजलेस फॉर कल्टिवेशन. अब ये सब रेन्स हो गया, फ्लोइंग रिवर्स हो गया, ग्लेशियर्स, विंड हो गया, ये सब कारण है आपका. मान लीजिए फ्लड आ गया, वैसा ग्लेशियर्स पिघल गया, तो ये सब कारण नेचुरल हो गया. लेकिन जो मेन कॉज है आपका, देखिए अगर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मैन मेड क्या कारण हो गया. अगर फर्टिलाइजर एक्सेस यूज कर लिए, फॉल्टी एग्रीकल्चर मेथड हो गया, मैन मेड हो गया. अब देखिए मेन कॉज है जो सॉइल इरोजन का. अब आप हमने देखा यहाँ पे सॉइल इरोजन है, तो ये सॉइल इरोजन जो टॉप सॉइल को इरोड करता है, ये मेन कारण होता है प्रॉब्लम इंडियन सॉइल में. तो हम लोग उस पर सॉइल इरोजन पे बात करते हैं. तो एक कारण होता है क्या, डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, फॉल्टी मेथड ऑफ कल्टीवेशन, रिवर्स एंड रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल और इंडस्ट्रियल पर्पस. अब देखिए डिफॉरेस्टेशन होगा, सॉइल इरोजन होगा. ओवर ग्रेजिंग मतलब बहुत ज़्यादा होगा ओवर ग्रेजिंग, तो उससे भी सॉइल इरोजन होगा. शिफ्टिंग कल्टीवेशन, फॉल्टी मेथड ऑफ कल्टीवेशन, रिवर्स एंड रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस. ये सब सारा रीज़न है सॉइल इरोजन का. सॉइल इरोजन मोस्ट सबसे ज़्यादा कारण है वो आपका लैंड डिग्रेडेशन का. उसके बाद है इफेक्ट ऑफ सॉइल इरोजन. अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट अबाउट 180 मिलियन हेक्टेयर, 60% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द कंट्री इज एडवर्सली अफेक्टेड थ्रू द सॉइल इरोजन. सोचिए अगर हमारे पास लैंड है तो उसका 60% एरिया सॉइल इरोजन के कारण इफेक्टेड है. द एडवर्स इफेक्ट ऑफ सॉइल इरोजन इन इंडिया एग्रीकल्चर वेयर इज 45.7 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड इज फेसिंग दिस इफेक्ट. उसके बाद क्या, द प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन इज कॉमन ऑन द स्टीपर स्लोप्स विथ हैवी रेनफॉल इन स्टेट्स सच एज असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम एंड द वेस्टर्न घाट. अब तो देखिए स्टीपर स्लोप होगा तो सॉइल जल्दी इरोड हो जाएगा. अब हैवी रेन हुआ, सॉइल इरोड हो गया. इरोड मतलब क्या, सॉइल बह जाना, अपर लेयर का जो होता है वो बह जाता है. नेक्स्ट है ऑल्सो अकर इन पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश. तो ये सब होता क्या, मान लीजिए अब कोई सॉइल है वो स्टीपर प्लेन पे है, अब उस स्लोप पे अब देखिए बहुत ज़्यादा वो फर्टाइल है. एक किसान अगर मान लीजिए वो या तो फर्टाइल पहले से लैंड था या फिर वो कुछ ऑर्गेनिक वगैरह, मतलब लैंड को अगर था बहुत अच्छा फर्टाइल किया, अगर वो नहीं था तो अब मान लीजिए हैवी रेनफॉल हुआ, जितना न्यूट्रिएंट्स है सॉइल का वो सारा लीच आउट हो गया, तो वो सॉइल क्या हुआ, सॉइल तो डिग्रेड हो गया. तो यही होता है सॉइल डिग्रेडेशन. उसके बाद क्या था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टेकन मेजर्स टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन वी सेटिंग अ सेंट्रल सॉइल कंजर्वेशन बोर्ड टू स्टडी एंड सॉल्व द प्रॉब्लम. अब सॉइल देखिए, अब सेंटर जो है हम लोग का हमेशा कोशिश करता है कि कम से कम सॉइल डिग्रेडेशन हो, कोई भी रहेगा तो वो कोशिश करेगा. तो यहाँ पे देखिए सेंटर जो है वो सॉइल इरोजन वी आर सेटिंग अ सेंट्रल सॉइल कंजर्वेशन बोर्ड, वो सेंट्रल सॉइल कंजर्वेशन बोर्ड सेटअप किया था. अब सॉइल कंजर्वेशन कैसे कैसे हो सकता है, हम लोग मेथड इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं. क्योंकि हम लोग देखिए पहले टेक्सोनॉमी का बात किए, फिर क्लासिफिकेशन का बात किए, फिर सॉइल प्रॉब्लम का बात किए, तो अब हम लोग सॉइल कंजर्वेशन का भी बात कर लेते हैं. थोड़ा सा इन शॉर्ट हम लोग जान लेंगे होता क्या है, सॉइल कंजर्वेशन का मेथड क्या है. द प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल फ्रॉम इरोजन एंड डिटोरिएशन along with its management is called soil conservation. All such measures can be divided into two types, biological measures and mechanical measure. देखिए बायोलॉजिकल मेजर हो जाएगा, मैकेनिकल मेजर हो जाएगा. अब बायोलॉजिकल मेजर में क्या हो जाएगा, कंट्रोल फार्मिंग हो जाएगा, मल्चिंग हो जाएगा, डेंस ग्रोइंग क्रॉप्स हो जाएगा, स्ट्रिप क्रॉपिंग हो जाएगा, एफॉरेस्टेशन हो जाएगा, रिफॉरेस्टेशन हो जाएगा, अलॉन्ग विथ कंट्रोल ग्रेजिंग और सम ऑफ द बायोलॉजिकल मेजर्स. अब देखिए ये सब आपको हेडिंग से ही समझ में आ रहा होगा. इसमें करते क्या, कंट्रोल फार्मिंग क्या होता है, इन्वॉल्व प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग across the slopes in the hills, reducing surface runoff, thus conserving soil and moisture, thus increasing crop yield. Mulching on the other hand is spreading of minerals like. अब देखिए कंट्रोल फार्मिंग करेंगे, सबसे बेस्ट पहला तरीका हो गया. उसके बाद मल्चिंग कर लेंगे. मल्चिंग में क्या होता है, मल्चिंग में मान लिया जाए अगर एक सॉइल है तो उसको हम लोग या तो नेचुरल तरीके से, जैसे अगर फॉरेस्ट में रहता है तो पत्ता टहनी ये सबसे उसको ढक देंगे, या फिर अगर प्लास्टिक का यूज करते हैं हम लोग अभी मल्चिंग के लिए, तो उससे होता क्या, जैसे सॉइल है उससे मॉइस्चर ऊपर जाएगा नहीं, सॉइल कंजर्वेशन मतलब मॉइस्चर कंजर्व होगा और सॉइल भी डिग्रेड नहीं होता है. तो ये मल्चिंग बहुत ही अच्छा बेहतर तरीका. उसके बाद डेंस ग्रोइंग क्रॉप, हम लोग डेंसली जो ग्रोइंग क्रॉप है वो यूज करेंगे. स्ट्रिप क्रॉपिंग करेंगे. स्ट्रिप क्रॉपिंग का होता है अल्टरनेट क्रॉप हम लोग लगाते हैं.
उसके बाद क्या, एफॉरेस्टेशन एंड रिफॉरेस्टेशन इज अ मेथड ऑफ प्लांटिंग अ न्यू फॉरेस्ट इन एरियाज वेयर प्रीवियसली ट्रीज डिड नॉट एग्जिस्ट और वेयर डिस्ट्रॉयड। या तो पहले से पेड़ नहीं था या तो डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, तो हम लोग वहाँ पे कर सकते हैं। बोथ हेल्प इन चेकिंग सॉइल इरोजन। देखिए जब पेड़ होता है क्या होता है, पेड़ का आप देखेंगे सॉइल जो है उसका जो पेड़ का ब्रांच होता है सॉइल का, वो जो बहुत दूर दूर तक जाता है, तो उसमें क्या होगा, सॉइल में जब बहुत दूर दूर तक ब्रांच फैलेगा तो मिट्टी को होल्ड करके रखता है। अगर मिट्टी को होल्ड करके रखेगा तो हम लोग का सॉइल इरोजन होगा ही नहीं। तो इसलिए रिफॉरेस्टेशन एफॉरेस्टेशन हो गया, हम लोग जहाँ पे बंजर जमीन है, कभी वहाँ कुछ हुआ नहीं है तो वहाँ पे लगा सकते हैं। रिफॉरेस्टेशन मान लीजिए कहीं पे जमीन था, एग्जिस्ट कर रहा था, उसके बाद डिस्ट्रॉयड हो गया था तो हम लोग उसको फिर से लगा रहे हैं। उसके बाद कंट्रोल ग्रेजिंग। अब मान लीजिए जब देखते होंगे आप, अगर ग्रेजिंग एक्सेस हो जाता है तो सॉइल न्यूट्रिएंट उससे भी मतलब इरोजन होता है, तो कंट्रोल ग्रेजिंग करेंगे। ग्रेजिंग क्या होता है, जैसे अगर लाइव स्टॉक को हम लोग अगर फील्ड पे ले जा रहे हैं वो होता है। उसके बाद क्या, मैकेनिकल मेजर्स क्या हो गया, इट इंक्लूड्स बेसिन लिसनिंग, सब सॉइल कंट्रोल, बंडिंग, चैनल ट्रेंचिंग, बेंच ट्रेंचिंग, गली कंट्रोल एक्सेट्रा। उसके बाद है बेसिन लिस्टिंग कंसिस्ट ऑफ मेकिंग स्मॉल इंटरप्टेड बेसिन्स along contours which helps in collecting and retaining rain water. अब सब सॉइल इज अनदर मेथड इन विच हार्ड इम्परिएबल सॉफ्ट सॉइल इज ब्रोकन इन ऑर्डर टू अलाउ मोर रेन वाटर, दस इंप्रूविंग द फिजिकल कंडीशन ऑफ द सॉइल। सब सॉइल क्या होता है, उसमें हम लोग हार्ड जो इम्परिएबल सब सॉइल होता है ब्रोक कर देते हैं जिससे रेन वाटर इजिली पेनिट्रेट कर सके। उसके बाद कंट्रोल बंडिंग हो गया, चैनल ट्रेंचिंग हो गया, गली कंट्रोल हो गया, ये सब मेथड है कंजर्वेशन का। तो दोस्तों हम लोग शॉर्ट में यहाँ पे हम लोग अच्छे से डिटेल में टाइप्स ऑफ सॉइल और टैक्सोनॉमी पढ़ें, और हम लोग उसका प्रॉब्लम जो मेजर प्रॉब्लम है इंडियन सॉइल में वो देखें, और शॉर्ट में हम लोग कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं। हालांकि कंजर्वेशन एक ह्यूज टॉपिक है, अगर उसका अलग से लेक्चर बनाओ तो थोड़ा लंबा टाइम लग जाएगा, तो कोशिश करूंगा मैं किसी दिन सेपरेट सॉइल को कैसे कंजर्व करते हैं उस पर हम लोग एक लेक्चर तैयार कर सकें, उस पर अलग से लेक्चर करेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। वैसे इन शॉर्ट मैं जो मेथड था मेनली वो सारा आपको बता दिया। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक, हम अगले क्लास में मिलेंगे अदर टॉपिक के लिए। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, जय हिंद।